वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में आज हम बहुत अहम डिस्कशन करने वाले हैं। गवादर पोर्ट की अहमियत के हवाले से आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त शामिल करते हैं कारोबारी खबरें। पाकिस्तान स्टेट ऑयल के जेर गर्दिश कर्जे 222 अरब 60 करोड़ तक पहुंच गए हैं, जिसके बाइस पीएसओ को रिफाइनरीज और खाम तेल की बैरूनी अदायगियों में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पीएसओ ने मुख्तलिफ ऑयल रिफाइनरीज को 177 अरब रुपए से जायद अदायगियां भी करनी है, जबकि हब पावर कंपनी ने 107 अरब रुपए, वाबडा ने 56 अरब रुपए, कैपको ने 131 अरब रुपए, केईएससी ने 6 अरब 56 करोड़ और पीआईए ने 2 अरब 78 करोड़ रुपए अदा करने हैं। माली साल 2012-2011 के दौरान ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर में 4 अरब 24 करोड़ डॉलर की कमी वाक़ई हुई, जिसके बायस स्टेट बैंक के ज़खायर 14 अरब 78 करोड़ डॉलर से कम होकर 10 अरब 53 करोड़ डॉलर रह गए। वफाकी चैम्बर ने मईशत के इस्तेहकाम के लिए मुस्लिम ममालिक के बाहमी तिजारती ताल्लुकात को फरोग देने पर जोर दिया है। दूसरी जानिब साउथ कोरिया ने पाकिस्तान के आम की क्वालिटी जांचने के बाद पाकिस्तान से आम दरामद करने की इजाजत दे दी। पाकिस्तान 14 दिन के अंदर 10,000 से 15,000 टन आम सेयूल बरामद किए जाने का इम्कान है। आज आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मामूली कमी देखी जा रही है। लंदन में ब्रेंट ऑयल की कीमत 41 सेंट की कमी के साथ $100.27 फी बैरल और न्यूयॉर्क में WTI 57 सेंट कमी के साथ $87.09 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। कारोबारी खबरों से आपको आगाह किया है और अब एक नजर डालते हैं करेंसी और कमोडिटी रेट्स पर। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं गवादर पोर्ट की अहमियत के हवाले से और पाकिस्तान की मईशत पर भी इसके कितने असरात मुरतब होंगे। एक और पोर्ट अगर बन जाती है और इसका बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया जाता है, आगाज तो हो गया है लेकिन उस तरीके से काम वहां पर शुरू नहीं हुआ गवादर पोर्ट में जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी, तवक्को की जा रही थी। बैरूनी कुछ कुव्वतें भी हैं जो गवादर पोर्ट को ठीक तरीके से चलने नहीं दे रही हैं, बहुत अहम रुकावटें भी हैं। इन तमाम तर सूरत हाल भी बात करेंगे और गवादर पोर्ट के हवाले से बताएं आपको कि मादनी दौलत से माला माल खित्ता बलूचिस्तान पाकिस्तान में इलाकाई जुग्राफियाई हवाले से खदोखाल के लिहाज से एक अहम मंसूबा है। बलूचिस्तान की सरजमीन अपने आगोश में बेशुमार कुदरती वसाइल रखी हुई है, जिस पर मुनासिब रिसर्च और सरमायाकारी करके इनफरादी तौर पर सूबे और इज्तिमाई तौर पर पाकिस्तान के लिए मुस्तकिल आमदनी का जरिया बनाया जा सकता है। बलूचिस्तान में वाक़े गवादर पोर्ट अपने महल वक़ू के बायस खास अहमियत का हामिल है। गवादर पोर्ट बहरे अरब के किनारे कराची से 533 किलोमीटर और ईरान की सरहद से 120 किलोमीटर दूर वाक़े है। गवादर में बंदरगाह के तामीराती काम का आगाज मार्च 2002 में हुआ और ऑपरेशन का बाकायदा आगाज 2008 में हुआ। गवादर पोर्ट को कार्गो की शिपमेंट के अलावा दीगर बड़े मंसूबे के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा, जैसा कि ऑयल स्टोरेज, रिफाइनरी, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रियल जोन। नंबर 4 पे है एक्सपोर्ट ऑफ मिनरल्स, एक्सपोर्ट ऑफ लाइव स्टॉक्स, सी फूड इंडस्ट्री, फिशिंग इंडस्ट्री और दीगर रिहायशी होटल्स और सयाहत के मंसूबों पर अमल दरामद करके मुल्की मईशत की तरक्की में अहम किरदार अदा किया जा सकता है। गवादर पोर्ट के हवाले से स्पेशल रिपोर्ट आपने मुलाहिजा फरमाई है और यह भी बताएंगे कि अगर इस पर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो एक बहुत ज्यादा पाकिस्तान की मईशत पर, मईशत की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा किया जा सकता है। इसी पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफी हैं तनवीर मलिक, आप कॉलमिस्ट भी हैं और रॉयल न्यूज के खुसूसन प्रोग्राम एक शुरू कर रहे हैं, बलूचिस्तान पूछता है के नाम से आपका प्रोग्राम है, जो अब ऑन एयर भी हो चुका है। खुसूसन खास तौर पर रिसर्च कर रहे हैं बलूचिस्तान पर भी और बहुत ज्यादा कमांड रही है। गवादर पोर्ट में भी ये काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहे हैं, गवादर को बहुत करीब से देखा, बलूचिस्तान को भी बहुत करीब से देखा है। गवादर पोर्ट की अहमियत के हवाले से भी तनवीर मलिक साहब को हम खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। तनवीर मलिक, प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया। गवादर पोर्ट के हवाले से बात करेंगे तनवीर मलिक को भी। तनवीर मलिक ने हमें ज्वाइन किया। तनवीर,
पाकिस्तान पूछता है, आपने प्रोग्राम शुरू किया है बलोचिस्तान के हवाले से। बलोचिस्तान पूछता है, आपने प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें बलोचिस्तान के अंदर मसाइल हैं उनको उजागर करने की कोशिश की है, बलोचिस्तान में जो बैरूनी मदाखलत है उसको उजागर करने की कोशिश की है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा हम अप्रिशिएट करेंगे कि आपने एक काविश शुरू की है बलोचिस्तान, जो पाकिस्तान में बहुत अहमियत का हामिल है। एक गवादर पोर्ट आप बात करते हैं टॉपिक के ऊपर, गवादर को आपने बहुत करीब से देखा है, बलोचिस्तान में भी आप काफी अरसे रहे हैं। पाकिस्तान की तरक्की में गवादर का क्या किरदार है तनवीर, और हमसाया ममालिक को देखते हुए गवादर की जोग्राफियाई अहमियत क्या है? गवादर की आपने बात की कि 2002 में इसका मंसूबे का आगाज हुआ, तो मैं उससे पीछे जाना चाहूंगा। 1952 में जब बाकायदा तौर पर मस्कत में गवादर को पाकिस्तान के हवाले किया और ऐसे तो पाकिस्तान में गवादर शामिल हुआ, उससे पहले भी हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेशन था किसी हद तक गवादर, जो नेचुरल तरीके से थी। वहाँ माहीगिरी भी हो रही थी, वहाँ कुछ सामान आ भी रहा था। लेकिन मार्च 2002 से बहुत पहले 1980s में गवादर मंसूबे के एक प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया गया और कहा गया कि 750 किलोमीटर जो साहिली पट्टी है उस पे काम हो सकता है गवादर के। तो 2002 में सबका दौर हुकूमत में काम शुरू हुआ। जैसा कि आपने कहा कि 2008 में जो ऑपरेशन हुआ, इसको हम ऑपरेशनल नहीं कह सकते। ये उस सेंस में ऑपरेशन नहीं हुआ जिन सेंस में हम ये प्रोजेक्ट का आगाज हुआ था। इस वक्त अगर आप कार्गो शिपमेंट की बात करते हैं तो छोटे मोटे जहाज वहाँ आते हैं जो ऑपरेशनल होने से पहले भी आते थे, जो 2002 से पहले भी आते थे। तो गुज़श्ता जो 6 साल या 10 साल में ग्वादर पे जिस तरीके से काम करना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। ये एक बड़ा एक बदकिस्मती हम कह सकते हैं, या इसकी हम कह सकते हैं कि कोई सियासी वजूहात थी, या इकोनॉमिकली ग्वादर को एड्रेस किया ही नहीं गया, ना एडमिनिस्ट्रेटिवली देखा गया। और साथ ही साथ अगर हम मजीद सूबाई हुकूमत की बात करें तो ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है अब सूबाई हुकूमत के हवाले की गई है। इससे पहले जीडीए जो थी उसमें फेडरल वफाक के मेंबरान थे, वफाक के लोग थे। फिर जो पीपल्स पार्टी हुकूमत आई, इन्होंने कहा कि सूबे का वज़ीर आला, सूबे का गवर्नर जो है, ग्वादर जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके मेंबरान होने चाहिए। और उसके बाद मेंबरान भी बन गए, गुज़श्ता साल की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन एक और चीज आप गौर कीजिएगा कि पहले ये वफाकी मनसूबा था जिसे फेडरल जो है वो देख रहा था, लेकिन जब से ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हवाले किया गया है, ना ही पिछले बजट में और ना ही इस बजट में ग्वादर की कोई बात की गई है, ना स्पेशल प्रोजेक्ट्स वहां शुरू किए गए हैं। अच्छा तनवीर, इस ग्वादर जो पोर्ट है इसको ऑपरेशनल क्यों नहीं किया जा रहा है, और इसको ऑपरेशन करने के लिए किन किन शोबों पर काम करना जो इस वक्त जरूरी है? जी, जवाब ये आपका जो क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन मैं इसको कह सकता हूँ कि ग्वादर अब तक ऑपरेशन क्यों नहीं हो सका जिस तरीके से हम सोच रहे थे। उसकी 3 वजूहत हैं। एक वजूहत तो जो एडमिनिस्ट्रेटिवली हुकूमत कहती है कि वहाँ अमन अमान की सूरत हाल काफी खराब है। आपको याद होगा 2004 में जब चाइनीज कंपनी वहाँ काम कर रही थी तो चाइनीज इंजीनियर्स को कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद चाइनीज कंपनीज ने वहाँ काम करना छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद वफाकी हुकूमत वक्तन फवक्तन दावे तो करती है कि वहाँ डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन जो सबसे बड़ी रुकावट ऑपरेशन होने में बनी वो ये थी कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ डेवलप नहीं हो सका। वहाँ पानी के हवाले से काम नहीं किया, वाटर सैनिटेशन पे काम नहीं किया गया, कोई प्लानिंग मौजूद नहीं थी हुकूमत के हवाले हुकूमत की। कि साहिली पट्टी के हवाले से तो प्लानिंग थी, लेकिन ग्वादर के हवाले से कोई प्लानिंग नहीं थी कि अगर वहाँ अपने डेवलपमेंट करनी है तो डेवलपमेंट के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो हो, वहाँ स्कूल्स हो, एजुकेशन हो, शाराएं बनाई जाए, पानी का इंतजाम किया जाए, और सबसे बड़ी बात ह्यूमन रिसोर्सेज पैदा किए जाए। देखें इस वक्त ग्वादर में आपने टेक्निकल रिसोर्सेज कर दिए हैं, वहाँ हैवी मशीनरी भी लगा दी है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज में आपको बड़ा प्रॉब्लम है। टेक्निकल स्किल अभी तक आप वहाँ की जो मुकामी स्किल है उसको जो है डेवलप नहीं कर सके। इसकी वजह क्या है? इस वक्त मेरा चूंकि एक्सपीरियंस रहा ग्वादर में कुछ अरसा रहने का, तो गुज़श्ता चंद सालों से हम देख रहे हैं ग्वादर के हालात, बलूचिस्तान के हालात काफी खराब है अमन अमान के हवाले से। जो गैर जो सूबे के लोग हैं उन्हें वहाँ नहीं छोड़ा जाता, तो दूसरे सूबों के लोग ग्वादर नहीं जा रहे काम करने के लिए, और वहाँ की जो लोकल टेक्निकल स्किल थी वो डेवलप नहीं हो सकी। इसकी वजह यह है कि जब आप ग्वादर प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं, उसकी तवील मियाद हिकमत अमली अपना रहे हैं, तो आपको कम अज कम टेक्निकल इंस्टीट्यूशन की बेस रखनी चाहिए थी। अब अगर आप देख लें, खुजदार यूनिवर्सिटी है जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के हवाले से अहम है। इसके बाद कोयटा पॉलीटेक्निक कॉलेज है, वो है खवातीन का और मेल का। इसके अलावा पूरे बलूचिस्तान में कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कल को अगर ग्वादर ऑपरेशनल होता है तो वो फ्रेश नौजवान आए, स्किल हुनरमंद अफराद आए और ग्वादर को वो संभाल सके। तो ऐसी कोई प्लानिंग है ही नहीं, तो फिर वो ऑपरेशन कैसे हो सकता था? जी अच्छा, ग्वादर में तो कारोबार है, फिशरीज और सी फूड के हवाले से क्या सूरत हाल है? खासतौर पर सी फूड्स पर काम नहीं किया जा रहा। फिशरीज पर तो चले काम चलता ही रहता है पाकिस्तान में, कराची की पोर्ट पर भी होता है, ग्वादर पोर्ट पर, लेकिन सी फूड्स पर काम नहीं हो रहा, इसकी क्या वजह है? सी फूड पे जवाब इस तरह है कि इस पर जो ग्वादर, और हम जब जाते हैं ग्वादर से आगे सोमियानी के इलाके में जाते हैं, तो वहाँ का जो लोकल मछेरा है जो गुज़श्ता कई 100 साल से वहाँ सी पे जो फिशरीज के हवाले से काम कर रहा है, वो एक ओल्ड ट्रेडिशन पे चल रहा है। इस वक्त ग्वादर में जो फिशरीज पे काम हो रहा है वो सूबाई फिशरीज का महकमा तो मौजूद है, लेकिन आपको हैरत होगी कि वहाँ पूरे साहिली पट्टी पर
फिशरीज के हवाले से जो मछेरे हैं उनको ट्रेनिंग देने के हवाले से कोई प्रोग्राम मौजूद नहीं है, आप मछेरों को फैसिलिटेट करने के हवाले से कोई प्रोग्राम मौजूद नहीं है, और जो महफूज हम कह सकते हैं कि जो मछली का शिकार इसको हम कह सकते हैं महफूज तरीके से जो जदीद तरीके हैं वो भी डेवलपमेंट ऐसी नहीं हो पाई। आप अगर देखें कि जो फिशरीज के हवाले से हमारी प्रोडक्शन है ग्वादर की इस वक्त अगर हम ग्वादर पे फिशरीज के हवाले से बाकायदा प्लानिंग करें तो पूरे एशिया में तकरीबन 2 अरब से ज्यादा रुपए की हम फिशरीज जो है वो दूसरे ममालिक को भेज सकते हैं। लेकिन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अगर हम देखते हैं तो 30 से 40 करोड़ रुपए का फिशरीज के हवाले से काम हो रहा है। दूसरा, आपने सी फूड की बात की है तो सी फूड में झींगा अहम तरीन ग्वादर की जो है वो है फिशरीज सी फूड के हवाले से एक चीज है, लेकिन झींगा पे भी काम नहीं हुआ। आप अगर आप दुनिया भर में देखें, मैं आपको हमसाया ममालिक की मिसाल दूं, मैं आपको भारत की मिसाल दूं या बांग्लादेश की भी मैं मिसाल दे दूं, तो वहां जहां झींगा पाया जाता है वह हेचरी की सनत को लगाया जाता है ताकि झींगा के जो नेचुरल जो उसकी पेनिट्रेशन है, उसकी नस्ल की ग्रोथ है वो बढ़ाई जाए। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर आप देखें कि पूरे ग्वादर में अब तक हेचरी की सनत को प्रमोट नहीं किया गया, वहां फार्म्स ही नहीं लगाए गए जो मछली के इकसाम को मजीद हम बढ़ा सकें या झींगे की पैदावार को बढ़ा सकें। इस वक्त जो हम सूबाई जो महकमा फिशरीज है उनके जो वजीर हैं वो उनकी सिलेक्शन भी ग्वादर से हुई है, लेकिन उन्होंने बहुत कम दौरा किया है ग्वादर का और साहिली पट्टी के हवाले से फिशरीज पे तवज्जो दी है। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू जैसे आपने खुद कहा सी फूड और फिशरीज में, तो इन दोनों डिपार्टमेंट्स पे तवज्जो नहीं दी जा रही, इससे बहुत ज्यादा हासिल किया जा सकता है। स्पेशली अगर झींगा के लिए हैचरी की सनत कायम की जाए और सोमियानी के इलाकों में अगर हम चले जाए, ग्वादर की 750 किलोमीटर साहिली पट्टी है, बहुत बड़ी पट्टी है, अगर वहां सिर्फ अरबों रुपए नहीं तो चंद करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए जाए। अच्छा, अभी आपने कहा कि 30 से 40 करोड़ रुपए का सिर्फ काम हो रहा है फिशरीज पर जो इस वक्त काम हो रहा है, लेकिन 2 अरब रुपए से ज्यादा की फिशरीज हम बैरून मुल्क भेज सकते हैं जी। तो कौन सी ऐसी रुकावटें हैं जो इतना बड़ा डिस्टेंस है, और क्या कोई बहुत महंगा प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से ये काम रोका जा रहा है? जवाब इसमें सबसे बड़ी रुकावट आपकी कोऑर्डिनेशन है। इस वक्त अगर हम देखें साबका दौर में लोकल बल्दियाती निज़ाम आया जहां से नाज़मीन का निज़ाम भी मौजूद था, फिर साथ साथ आपका पॉलिटिकल सिस्टम भी चलता रहा। फिर आप देखें कि उसमें जो नाज़िमशिप के दौर में जो काम हुए हैं उसमें सिर्फ हम गलियों और नालियों को पक्का करते रहे। ग्वादर में भी गलियां और नालियां पकी हुई हैं, और जिसको आप डेवलपमेंट कहते हैं, इस वक्त ग्वादर में जो बैरूनी इन्वेस्टर है उसने सिर्फ और सिर्फ जो हाउसिंग स्कीम है उनमें इन्वेस्ट किया है या प्लाट्स में इन्वेस्ट किया है। जैसे आपने कहा कि ये क्या वजह है कि ये डेवलप नहीं हो सका, इसकी 3 वजूहत हैं। एक तो ये है कि आपके पास जदीद जो है वो प्लानिंग नहीं है, जदीद मशीनरी मौजूद नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो जदीद दुनिया जिस लेवल पे चल रही है हेचरी के हवाले से, झींगा की सनत को पेनिट्रेशन के हवाले से, उस हवाले से बलूचिस्तान में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट में चले जाएं, सूबाई असेंबली में चले जाएं, तो मैं आपको आप खुद हैरान हो जाएंगे कि वहां कभी ग्वादर डिस्कस ही नहीं हुआ। वहां ये डिस्कस होता है ग्वादर को लासानी का अर्क महजल, मोटापे की वजूहात को कम करने के लिए मुअस्सर दवा। लासानी अर्क महजल, वजन घटाएं, सेहत पाएं। अब जदीद प्लास्टिक लेबल और मुकम्मल मालूमाती लिटरेचर के साथ लासानी के वज़रा आला ग्वादर में मौजूद थे, वहां दस्तखत हुए। लेकिन अल्ली बात यह है उसके बाद भी किसी वज़रा आला ने, किसी गवर्नर ने उस एरिया का दौरा नहीं किया, और वहां के लोकल जो प्रोडक्शन कर रहा है बंदा, जो डायरेक्ट प्रोडक्शन कर रहा है, जिसमें मछेरा भी है, जिसमें ठेकेदार भी वहां मौजूद हैं, जिसमें जहाज साजी वाले लोग भी हैं, उनसे पूछा नहीं गया कि उनके मसाइल क्या है, ना उनको पॉलिसी में शामिल किया गया। एक तो ये वजह। सेकंड मसला वहां अमन व अमान का है कि अमन व अमान की हालत चूंकि बहुत खराब है और गवर्नमेंट की रेट इस हद तक नहीं है, तो वहां जब गैर मुकामी आबादी को भी टारगेट किया जाता है, साथ ही साथ गैर मुल्कियों को भी टारगेट किया गया है, कुछ अगवा भी वहां से हुए हैं। इस वजह से वो जो हमारी डिमांड थी कि इंटरनेशनली कंपनीज वहां आए और बाकायदा काम करें, तो बाकायदा काम हाँ चाइना और सिंगापुर ने वहां इन्वेस्टमेंट की है, चाइना अपना काम कर रहा है, लेकिन हमें चाइना के अलावा मजीद ममालिक की तरफ देखने की जरूरत है। चाइना तो अपना वहां काम कर रहा है, लेकिन गवादर में इंफ्रास्ट्रक्चर का बुनियादी जो मसला है वो कहां तक इस वक्त फंसा हुआ है? जवाब मैं अगर ये कहूँगा ग्वादर में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मसला है बहुत ही इनिशियल लेवल पे है तो गलत नहीं होगा। इस वक्त ग्वादर में आप हैरत होगी, जो ग्वादर में आम पानी पिया जाता है तो वो भी ईरान से मंगा के बोटल्स में पानी पिया जाता है। ग्वादर में मीठा पानी का कोई प्योरिफिकेशन प्लांट ही नहीं है। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि वहां लोग 200 से 250 की गैलन खरीद के पानी पीते हैं, वहां की सब्जी बाहर से आती है, वहां की बिजली ईरान से आ रही है। तो मुझे बताइए, जब सब्जी से लेकर पानी से लेकर बिजली तक ईरान से आती है तो वहां इंफ्रास्ट्रक्चर आपने डेवलप क्या किया? अब हम बात करते हैं इस पे कि जी वो NHA हमने बना दी, कौमी शाहराह बना दी जो ग्वादर तक हमें ले जाती है, लेकिन ग्वादर रुकने के लिए इंतजाम नहीं है, पानी मौजूद नहीं है, टाउन प्लानिंग मौजूद नहीं है, हाउसिंग स्कीम्स मैं 2-3 कंपनीज का नाम नहीं लेता जिन्होंने वहां इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन वो हाउसिंग स्कीम्स भी मुकम्मल नहीं हो सकी।
सोचने की बात ये थी कि पहले वहां इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाता, लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाता, फिर हाउसिंग स्कीम्स को डेवलप किया, लेकिन वहां लोगों की प्रायोरिटी ये रही कि लोग वहां जाकर धड़ाधड़ प्लाट खरीदते रहे, करोड़ों रुपए के प्लाट बाद में बेचे गए। प्लाट्स के हवाले से काफी बिजनेस हुआ, कुछ लोग बहुत अरबपति हो गए, कुछ लोग कंगाल हो गए, लेकिन बाकायदा अगर आप ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है वो बहुत गलत बात है। इस वक्त ग्वादर के अंदर आप सिर्फ ग्वादर इसमें आ जाए, छोटी सी आबादी है जिसमें 1.5 लाख के करीब आबादी होगी, वहां जो सरकारी स्कूल्स हैं वही अपडेट नहीं है, सरकारी स्कूल्स का निजाम ही नहीं है और एक सिंगल प्यूरिफिकेशन प्लांट भी नहीं है, तो वहां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आ सकता है? जी अच्छा, गवादर में डेवलपमेंट के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कहां तक इस वक्त पहुंच चुका है, ये तो आपने बताया। गवादर पोर्ट की जो खित्ते की इंतशारी सूरत हाल है बहरा अरब और दीगर पोर्ट्स के मुकाबले में किस कदर अहम साबित होगी? जी बहुत ज्यादा। अगर आप देखें कि इस वक्त ईरान की बंदर अब्बास एक पोर्ट है जिसपे ज्यादातर काम हो रहा है, जैसे मुख्तलिफ ममालिक के काजिक जो सोवियत यूनियन की रियासतें हैं जिसमें काजिकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, वो मोस्टली काम वहां से कर रही हैं। लेकिन अगर ग्वादर पोर्ट डेवलप हो जाता है, अगर जैसे अकॉर्डिंग टू हमारी पॉलिसी मेकर्स के, जब हमने एक टाइम सेट किया था 2002 में, कहा गया था कि 2015 तक ग्वादर पूरा ऑपरेशनल हो जाएगा, वहां बड़े बड़े जो है ना जहाज आ जाएंगे, वहां बिल्डिंग्स तामीर हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस वक्त आप स्ट्रेटेजिक अहमियत आप पूछें तो मैं इस तनाजुर में जाना चाहूंगा, कभी हमने इस बात पे तो सोचते हैं कि रशिया इस खित्ते में आता है, अमेरिका इस खित्ते में आता है, क्या हम समझ सकते हैं कि अमेरिका और रशिया इस खित्ते में क्यों आते हैं? यकीनी तौर पर ग्वादर जो है उसकी साहिली पट्टी इंतहाई अहमियत की हामिल है। इस साहिली पट्टी का कमाल यह है, जवाब मैं आपको बताना चाहूंगा, एक तो इस तवील साहिली पट्टी है, दूसरा हमारी ग्वादर की जो साहिली पट्टी उसकी खूबसूरती यह है कि इस वक्त इसको पिछले 100 साल से यूटिलाइज नहीं किया गया फिशरी और सी फूड्स के हवाले से। तो हमारी साहिली पट्टी में सी फूड्स की बहुत सारी इकसाम है, फिशरीज के हवाले से बड़ी वैरायटी है, साथ ही साथ उसमें यह भी है कि अगर हम ग्वादर पोर्ट को डेवलप कर लेते हैं तो इस वक्त जो अफगानिस्तान में जो जितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, 20 अरब से ज्यादा इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है, अरबों डॉलर अमेरिका इन्वेस्ट कर रहा है, तो अफगानिस्तान के अपने कोई दरिया या समुंदर नहीं है, तो अफगानिस्तान को चूंकि बलूचिस्तान करीब पड़ता है और ग्वादर आसान पड़ता है, तो अफगानिस्तान जितनी भी ट्रेड करेगा वो ग्वादर के रास्ते करेगा। इसी तरह हिंदुस्तान को अगर अफगानिस्तान तक आना है तो उसे बलूचिस्तान से होकर आना है, और बलूचिस्तान से होकर आने के लिए उसे ग्वादर आना पड़े, क्योंकि हिंदुस्तान की साहिली पट्टी भी ग्वादर से थोड़ी अटैच होती है, तो ग्वादर इस हवाले से आम है। बाकी ताजिकिस्तान, काजिकिस्तान जितने भी सोवियत कंट्रीज हैं उनको सबसे नजदीक ये ग्वादर पोर्ट पड़ता है कि वो कम लागत में यहाँ आएंगे और हमारे बहुत बड़े लेवल का काम वहां से हो सकता है। लेकिन इस वक्त आप हैरत होगी, मैं एक और पॉइंट की तरफ निशानदेही कराऊंगा कि हमारी प्लानिंग में मौजूद है कि हम ग्वादर को डेवलप करें, लेकिन इस वक्त ये जो सोवियत रियासतें हैं इनके किसी नुमाइंदों को हमने आज तक नहीं बुलाया अपनी ग्वादर में, उन्हें अफादियत बताने की कोशिश ही नहीं की कि अगर जब हमारा ग्वादर बनेगा तो आप यहाँ आएंगे, आपको ज्यादा फायदा होगा। तो अब तक हमने उन स्टेट्स को जिसमें हमसाया ममालिक भी शामिल है, जिसमें सोवियत रियासतें भी शामिल हैं, कभी बाबर कराया ही नहीं। अच्छा, उन स्टेट्स को भी अगर बुला लिया जाए, हमसाया ममालिक को भी बुला लिया जाए, और जो लोग इंटरेस्टेड हैं गवादर में कारोबार करने के हवाले से उनको भी बुला लिया जाए, तो मुल्क को किस तरह फायदा होगा? चूंकि गवादर को 40 साल के लिए टैक्स फ्री जोन करार दिया है, हमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। शुरू में मुल्क को इस वक्त फर्द वाहिद ही मजबूत होगा। जी जवाब, जैसे आपने टैक्स फ्री जोन की बात की, लास्ट ईयर ये अभी बल्कि गुज़िश्ता साल ही जो है ये वज़ीर आला बलूचिस्तान के पास एक समरी गई, जिसके बाद उन्होंने इसी साल ग्वादर को टैक्स फ्री जोन करार दिया। अब सवाल ये उठता है कि किस सेंस में टैक्स फ्री जोन करार दिया गया है? यहाँ तो वहाँ डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ चाइना या सिंगापुर के अलावा दीगर कंपनीज आ रही हैं, फिर उनको आप टैक्स फ्री करें। ये जो टैक्स फ्री जोन सिस्टम दिया गया था वो इसलिए किया गया था कि इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर है उनको अपनी तरफ रागिब किया जा सके, अट्रैक्ट किया जा सके कि आप ग्वादर आके इन्वेस्ट करें, तो हम आपको टैक्स फ्री स्टेट करार देते हैं, ग्वादर को टैक्स फ्री जगह करार देते हैं। लेकिन टैक्स फ्री जोन करने एक अहकाम तो जारी कर दी कि ग्वादर टैक्स फ्री जोन है, लेकिन उसके बाद भी जो हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ी, वहां तो फिर इंटरनेशनल ममालिक को ग्वादर में आना चाहिए था कि टैक्स फ्री जोन हो गया है ग्वादर और यहाँ हमें ज्यादा फायदा हो। लेकिन जो टैक्स फ्री जोन का ज्यादा फायदा उठा रहे हैं वहां हाउसिंग स्कीम वाले उठा रहे हैं, जिस मकसद के टैक्स फ्री जोन करार दिया गया था वो ममालिक तो आए नहीं। जी अच्छा तनवीर, गवादर को ये गवादर पोर्ट के बारे में कहा जा रहा है कि 2047 में चाइना टेक ओवर कर लेगा, इसमें किस हद तक सच्चाई है? जवाब, ये एक कंस्पिरेसी है, जैसे मुख्तलिफ बातें फैलाई जाती है। इस वक्त चाइना के साथ जो हमारा एग्रीमेंट है उसमें 10 साल एग्रीमेंट भी और पिछला एग्रीमेंट भी पढ़े, और गुज़िश्ता जो आइंदा एग्रीमेंट भी है उसमें कहीं जिक्र नहीं है कि 2047 तक चाइना टेक ओवर करेगा। बल्कि मैं आपको यहाँ आपकी मालूमात में इजाफा करता चलूँ, जब सिंगापुर से हमारा मुआहदा हुआ, सिंगापुर से जिस बेस पे ग्वादर में काम मुआहदा, तो वहाँ सूबाई हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात थे। अब जो 18वीं तरमीम के बाद मुस्तकिल जो ज़राए हैं वो सूबों को मुंतकिल किए जा रहे हैं, जिसमें तिजारत भी होगी, जिसमें जो जितने मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो भी हैं। इस वक्त जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो कहा यह जा रहा है कि सूबाई हुकूमत के हवाले कर दिए गए हैं, और सूबाई हुकूमत के सिंगापुर के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और चाइना के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस चीज़ में तो कोई सदाकत नहीं है कि 2047 तक पूरे के पूरा चाइना ग्वादर को आकर टेकल अप कर लेगा। ये इंटरनेशनल थ्योरी हो सकती है, लेकिन मुआहदे के अंदर या किसी लिस्ट में ऐसी कोई जो है मौजूद नहीं है कि चाइना के साथ ऐसा कोई मुआहदा हुआ है, ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं है।
ठीक है तनवीर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। हम इस प्रोग्राम को नाज़रीन कंटिन्यू रखेंगे। अभी बहुत सारी बातें करनी है, बलूचिस्तान में मादनी ज़खायर के हवाले से बात करनी है, जो तेल, सोना और दीगर ज़खायर बलूचिस्तान में मौजूद है। तनवीर को कल भी अपने प्रोग्राम में डिस्कशन के लिए बुलाएंगे। आज तक के लिए प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।